हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैरोल्ड पिंटर के एक बहुत ही फेमस प्ले द बर्थडे पार्टी की, जिसको 1957 में परफॉर्म किया गया था। इसकी सेटिंग लंदन में एक बोर्डिंग हाउस में रखी गई है। प्ले को शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है दोस्तों। प्ले की शुरुआत होती है बोर्डिंग हाउस से, जिसके मालिक पीटे और उनकी वाइफ मैग हैं। दोनों की उम्र लगभग 60 साल है और ये लोग अपने बोर्डिंग हाउस में दूसरे लोगों को कमरा किराए पर उधार देते हैं। ये मॉर्निंग टाइम है जहाँ पर मैग नाश्ता तैयार करती है, जबकि पीटे एक पेपर पढ़ रहे हैं। नाश्ता तैयार करने के बाद में ये दोनों नाश्ता करते हैं, लेकिन इनको चिंता सताती है अपने उस मेहमान की, जो कि 1 साल से इनके यहाँ पर कमरा उधार लेकर रह रहा है। दोस्तों, वो मेहमान स्टैनले है, जो कि इनके साथ में रहता है, इन्हीं के साथ में खाता पीता है और घर से बाहर कभी नहीं जाता, हमेशा घर में ही रुका रहता है, ठहरा रहता है। मैग उसको बुलाने के लिए ऊपर जाती है। जब स्टैनले नीचे आते हैं तो मैग उनके लिए नाश्ता तैयार करती है। तब तक स्टैनले और पीटे दोनों बैठकर बात करते हैं। पीटे के ऑफिस का टाइम हो गया है, पीटे ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं, जबकि स्टैनले और मैग घर में अकेले हैं। पीटे के जाने के फ़ौरन बाद मैग वही इसी तरह से, क्योंकि उसको बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो मैग स्टैनले से भी वही सवाल करना शुरू कर देती है कि वो उसको बताए कि वो बनाती कैसे है, वो रहती कैसे, इस तरह की बात करती है। स्टैनले की एज लगभग 30 साल है, जबकि मैग की एज लगभग 60 साल है। स्टैनले शुरू में तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, लेकिन फिर बाद में उसकी इंसल्ट करता है कि वो अच्छा नहीं रहती है, अच्छा नहीं बनाती, इस तरह से। तो उसके बाद में मैग स्टैनले को बताती है कि उनके यहाँ पर 2 आदमी रहने के लिए आ रहे हैं, जिसकी खबर पीटे ने मैग को सुबह नाश्ते के टाइम पर दी है। इसको सुनकर स्टैनले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और मैग भी बोलती है कि शुरू में तो मैं भी परेशान थी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास में दूसरे कमरे खाली हैं, तो मैं उनको कमरा दे सकती हूँ। लेकिन स्टैनले से ये बात हज़म नहीं हो रही है और वो किसी भी तरीके से दूसरे आदमी की एंट्री यहाँ पर नहीं चाहता। ये चल ही रहा होता है कि इसके बाद में मैग को जो है मार्केट के लिए रवाना होना है, और वो मार्केट के लिए जैसे ही जाने वाली थी, उसी बीच लुलू नाम की एक नौजवान लड़की, जिसकी एज लगभग 20 साल है, वो एक पैकेज को लेकर आ जाती है। मैग लुलू को बोलती है कि वो पैकेज को स्टैनले के लिए वहीं पर रख दे, और फिर मैग वहाँ से रवाना हो जाती है। लुलू और स्टैनले के बीच में बातचीत होती है, जिसमें लुलू स्टैनले को बहुत ज़्यादा बातें बोलती है, जैसे कि वो स्टैनले को बोलती है कि वो बाहर क्यों नहीं जाता, वो अपना ख्याल क्यों नहीं रखता, कपड़े क्यों नहीं अच्छे से पहन पाता, और अपने आप को जो एक बनना संवरना है क्यों नहीं, वो चेहरा नहीं धोता, नहाता नहीं है, कपड़े ठीक से नहीं पहनता, शेविंग नहीं करता। तो इन चीज़ों को लेकर लुलू स्टैनले को बोलती जाती है। लुलू की बात को सुनकर स्टैनले किचन में जाता है और अपने फेस को धो लेता है। उसके बाद में गोल्डबर्ग और कैनन वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि ये वही 2 मेहमान हैं जिनका जिक्र पीटे ने मैग से और फिर मैग ने स्टैनले से किया था। गोल्डबर्ग और मैकन वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन इनके आने के बाद में घर का जो एक माहौल है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। गोल्डबर्ग मैकन से बोलता है कि ये वही घर है जिसकी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और ये घर शायद उनके ठहरने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा, क्योंकि जो वो काम करने के लिए आए हैं, इस घर के बाहर शायद उनको जाना नहीं पड़ेगा, और घर के अंदर रहते हुए ही वो अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। गोल्डबर्ग मैग से बोलता है कि हमें स्टैनले से मिलना है, जिस पर मैग उसको बताती है कि स्टैनले एक बहुत अच्छा इंसान है और अपने पास्ट लाइफ में वो एक बहुत अच्छा पियानिस्ट रहा, यानी जो पियानो बजाते हैं, बहुत अच्छा पियानिस्ट रहा है। लेकिन फ़िलहाल उसने अपने हर काम को त्यागा हुआ है और बस फ़िलहाल वो इन 4 दीवारी के अंदर ही कैद होकर रहता है।
मैग उसको ये भी बताती है कि आज वैसे स्टैनली की बर्थडे है, और गोल्डबर्ग उसको ये मशवरा देता है कि अगर उसकी बर्थडे है आज तो हमें फिर एक पार्टी भी रख लेनी चाहिए। उसका ये आइडिया सुनकर मैग बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो चाहती है कि बात तो सही है, ये जो दो नए मेहमान आए हैं हम पार्टी के बहाने इन दोनों को भी अच्छे से जान पाएंगे। इसीलिए मैग उसके लिए सहमति दे देती है। मैग स्टैनले को उन दो जेंटलमैन के बारे में बताती है जो वहाँ पर आए हैं, और वो नाम लेती है गोल्डबर्ग और मैकन। गोल्डबर्ग का नाम सुनते ही स्टैनले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और उसको उसकी परेशानी को दूर करने के लिए मैग उसको बोलती हैं कि वो जो एक बर्थडे प्रेजेंट है जिसको कि लुलू लेकर आई थी उसको खोलना चाहिए। हालांकि वो ये बोलता रहता है कि आज उसका बर्थडे नहीं है तो वो क्यों किसी उपहार को, किसी गिफ्ट को खोलेगा, लेकिन फिर भी मैग के कहने पर वो उसको खोल देता है। वो देखता है कि उसमें एक ड्रम है, एक छोटा सा जो खिलौना होता है वो ड्रम है, और उसको स्टैनली अपनी गर्दन में पहन लेता है। इतना ज़्यादा वो उसको बजाता है, और इतना ज़्यादा शुरू में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में चूँकि बहुत ज़्यादा क्रेज़ी स्टैनली हो गया था और उसका दिमाग शायद काम नहीं कर रहा था, इसीलिए बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में वो ड्रम को बजाना शुरू कर देता है, और ये ड्रम बजाते बजाते जो हमारा फर्स्ट एक्ट है वो पूरा हो जाता है। बात करते हैं सेकंड एक्ट की। सेकंड एक्ट में मैकन एक टेबल पर बैठा हुआ है और वहाँ पर स्टैनले वहाँ से गुजरता है, लेकिन दोनों का आपस में कनेक्शन होता है और दोनों एक दूसरे को बर्थडे के लिए बधाई देते हैं। मैकन उसको बोलता है कि उसका बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने अपने बर्थडे में उसको भी इनवाइट किया है, जिस पर स्टैनले उसको बताता है कि वो शाम अकेले रहकर गुजारना चाहता है और वो चाहता है कि वो किसी से बात ना करे, क्योंकि वैसे भी आज उसका बर्थडे नहीं है। लेकिन यहाँ मैकन उसको जाने नहीं देता और वो बोलता है कि नहीं, आज आपका बर्थडे है और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर स्टैनले रुककर थोड़ा अपने पास्ट के बारे में बताता है, और वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को भी उसकी वजह से तकलीफ़ हुई हो, परेशानी हुई हो। स्टैनले बार बार ये बोलता है कि वो मैकन से पहले मिल चुका है, जिस पर मैकन बोलता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने कभी भी स्टैनले को नहीं देखा, जबकि स्टैनले सच्चाई जानना चाह रहा था कि आखिर वो लोग वहाँ पर क्यों हैं। जिस पर मैकन बताता है कि वो तो बस वहाँ पर एक हॉलीडे को, एक छोटा सा हॉलीडे है, वो छुट्टी बिताने के लिए वहाँ पर आए हैं। लेकिन यहाँ जो सवाल जवाब हैं बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं और एक दूसरे पर वो पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, जिस पर स्टैनले मैकन के हाथ को पकड़ता है कि वो पहले मिल चुके हैं, वो उससे सच्चाई क्यों छुपा रहा है, वो क्यों है वहाँ पर। तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, लेकिन ये सब चीज़ें दूर हो जाती हैं बहुत जल्दी जब मैग वहाँ पर आ जाती है। इसी बीच पीटे और गोल्डबर्ग भी उस कमरे में आ जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। पीटे स्टैनले से गोल्डबर्ग को इंट्रोड्यूस कराते हैं और बताते हैं कि स्टैनले उनके यहाँ पर लगभग 1 साल से रहता है, खामोश रहता है और बाहर नहीं जाता। इसके बाद में पीटे वहाँ से चले जाते हैं। अब सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ने वाली थी, क्योंकि अब यहाँ पर गोल्डबर्ग और मैकन दोनों एक साथ स्टैनले से उसके पास्ट के बारे में सवाल करते रहते हैं। वो एक सवाल का आंसर देता है तो ये लोग उससे दूसरा सवाल कर लेते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है यहाँ पर स्टैनले, और फिर बात में और क्वेश्चन और आंसर के इस चक्कर में ये बात साबित हो जाती है कि वो लोग वहाँ पर क्यों आए हैं। असल में मसला ऐसा था कि ये जो स्टैनले है जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, इसकी शादी हुई थी आयरलैंड से बिलोंग करता है। तो आयरलैंड में इसने अपनी वाइफ का कत्ल किया है और वहाँ आयरलैंड से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए फ़िलहाल ये लंदन में रहता है, घर में ही रहता है, बाहर नहीं जाता पुलिस से बचने के लिए। तो ये लोग जो दो हैं मैकन और गोल्डबर्ग, ये आयरलैंड से आए हुए हैं और ये अधिकारी हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, और ये इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर कर लेनी चाहिए। तो ये सवाल जवाब जब इनके चलते रहते हैं तो मैकन और गोल्डबर्ग ये बोल देते हैं कि वो अपनी वाइफ का कत्ल कर आयरलैंड से भागा हुआ है।
इसीलिए वो वहाँ पर इस बात को जानने के लिए आए हैं कि क्या वही स्टैनले है या कोई दूसरा स्टैनले है, बाकी उनका कोई काम नहीं है। जब ये सवाल बढ़ते जा रहे थे तो स्टैनले ने परेशान होकर गोल्डबर्ग के पेट में एक पंच मारा, यानी उसने जो है मारने की कोशिश की, जिस पर मैकन ने स्थिति को संभाला और मैकन और स्टैनले ने दूसरे को एक साथ भुगतने के लिए धमकियां दी। दो कुर्सियां उठा ली, स्टैनले ने कुर्सी उठाई, मैकन ने कुर्सी उठाई। एक तरह से लड़ाई का माहौल पूरी तरह से क्रिएट हो जाता है और ऐसा लग रहा था कि मैग अगर वहां पर नहीं आती तो वहां पर बहुत ज़्यादा खून खराबा भी हो सकता था। मैग वहाँ पर उसी ड्रम को बजाते हुए आती है जिसको कि लुलू वहाँ पर लेकर आई थी। अब यहाँ मैग ने, क्योंकि तैयारी चल रही है बर्थडे की, तो मैग ने पूरी जो बर्थडे पार्टी की एक ड्रेस होती है उसको पहने हुए हैं और वो गोल्डबर्ग को कम्प्लीमेंट्स करती है कि वो भी पूरी तरह से अपने आप को तैयार करे ताकि मैग उस पार्टी को एंजॉय कर सके। अब इस पार्टी में हमारे स्टैनले, गोल्डबर्ग, मैकन, लुलू ये सब लोग जो है पार्टी में हैं और पार्टी के दौरान जो गोल्डबर्ग हैं वो लुलू को फ्लर्ट करते हैं, जबकि मैकन और मैगी आपस में एक दूसरे को फ्लर्ट करते हैं। स्टैनले बेचारा चुपचाप एक टेबल पर बैठा रहता है। यहाँ पर मैग एक सजेशन देती है कि उन लोगों को एक ब्लाइंड मैन्स बफ का खेल खेलना चाहिए, यानी आँख मिचौली वाला जो खेल होता है कि ब्लाइंड मैन्स बफ का खेल खेलेंगे ताकि उनकी पार्टी और ज़्यादा अच्छी बनाई जा सके। जब ये चल रहा होता है तो उसी समय स्टैनले को आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है जो कि मैकन उसकी आंखों पर बांधता है, जिसकी वजह से बेचारे स्टैनले का जो चश्मा होता है वो भी टूट जाता है। और जब उसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, अब उसको दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो उस समय मैकन रास्ते में वो जो ड्रम है उसको रख देता है और स्टैनले का पैर उसमें उलझता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है और वो गिरता है मैग के ऊपर। जबकि दूसरी ओर दोबारा से फिर इसी तरह से घटना घटती है। ये लोग जो दो यानी गोल्डबर्ग और मैकन ये लुलू को ढूंढने की कोशिश करते हैं उस पार्टी में, जबकि उसका पता नहीं चलता। मैकन अपनी लाइट को जलाता है तो उस लाइट में वो देखता है कि स्टैनले लुलू के ऊपर खड़े हुए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो उसके साथ उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी सीन के साथ में, क्योंकि स्टैनले उसके ऊपर है, लुलू के पर्दे गिर जाते हैं और हमारा जो सेकंड एक्ट है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। जो थर्ड एक्ट है वो शुरू होता है फिर सुबह में पीटे एक जो है पेपर पढ़ रहे हैं और मैग फिर से नाश्ता तैयार कर रही है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर तो नाश्ते के लिए कुछ सामान ही नहीं बचा, जो भी सामान था वो ख़त्म हो गया है। तो इसी तरह से मैगर उस चीज़ को भूल जाती है जो कि पिछली रात वहाँ पर हुआ था। जब वो बाज़ार से सामान लेने के लिए जा रही थी वो देखती है कि गोल्डबर्ग की कार वहाँ खड़ी हुई है, जिसको देखकर वो डर जाती है, लेकिन पीट उसको शांत करता है। आखिरकार जो है मैग वहाँ से चली जाती है, गोल्डबर्ग कमरे में आता है और एक टेबल के पास बैठ जाता है। मैग उसे उस कार का सवाल करती है कि आखिरकार वो कार वहाँ पर क्यों खड़ी हुई है और क्यों गोल्डबर्ग और ये मैकन उसको इग्नोर कर रहे हैं। और बाद में पीटे और गोल्डबर्ग से पूछता है कि बताओ मुझे स्टैनले कहाँ है। गोल्डबर्ग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा स्टैनले के साथ में मेंटली प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा संकी हो गया है और ऐसा लगता है कि शायद उसको डॉक्टर के इलाज की ज़रूरत है, इसीलिए कार को बाहर खड़ा किया हुआ है। लेकिन पीटे किसी भी हाल में स्टैनले को देखना चाहता है कि जब वो जाग जाएगा तो वो उसको ज़रूर बताए, क्योंकि पीटे उससे मिलना चाहता है और उसने काफ़ी टाइम से उसको नहीं देखा। इसके बाद में पीट अपने काम के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर मैकन 2 सूटकेस लेकर आते हैं और गोल्डबर्ग को बताते हैं कि जो स्टैनले है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो वहाँ से चला जाए या कहीं भाग जाए। पीटे बोलता है इनसे कि अगर उसको डॉक्टर की ज़रूरत है तो पीटे यहाँ के डॉक्टरों को जानता है, वो डॉक्टर को बुला सकता है, लेकिन उसका कोई आंसर ये लोग नहीं देते। ये कहते हैं कि नहीं, वो उसको खुद ही जाकर किसी डॉक्टर को चेक करा सकते हैं, उसका इलाज करा सकते हैं। मैकन यहाँ पर बात करता है कि वो उसको बस लेकर चलना चाहिए, जिस पर गोल्डबर्ग भी हामी भरता है कि उन्हें बहुत जल्दी यहाँ से निकलना होगा।
ये सब बातें उनकी जो पीटे है वो सुन रहा होता है और किसी हद तक पीटे को इस बात पर शक हो गया है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब ये सब चल रहा होता है लुलू वहाँ पर आती है और वो बताती है कि पिछली रात जो भी कुछ हो रहा था उस पार्टी में गोल्डबर्ग ने लुलू को सेक्सुअल सेड्यूस किया है, उसके साथ में सेक्स किया है। लेकिन यहाँ ये दोनों खामोश रहते हैं और उन्हें बस एक बात की चिंता है कि वो किस तरह से स्टैनले को यहाँ से लेकर निकलेंगे। मैकन आता है और फिर वो स्टैनले को बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि स्टैनले अब पूरी तरह से साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। उसने अपनी दाढ़ी को बना लिया है और बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं। ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों अब स्टैनले के साथ में थोड़ा नरमी का बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन ये नरमी उनकी और भी ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। यहाँ गोल्डबर्ग बोलते हैं स्टैनले को कि जो चश्मा पिछली रात उनसे टूट गया था वो उसको एक नया चश्मा उसको दिलवा देंगे। लेकिन पीटे को यहाँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा महसूस होता है और वो ये पूछता है कि आखिर वो उसको कहाँ लेकर जा रहे हैं, जबकि वो बस यही बोलते हैं कि वो उसको एक डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं ताकि वो उसका अच्छे से इलाज कर सके। लेकिन फिर भी पीटे पूरी तरह से बात को समझ गया है कि आखिर ये लोग कौन हैं और लास्ट में बस वो एक ही लाइन बोलता है कि स्टैन डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू। ठीक है, इसके बाद में फिर ये लोग चले जाते हैं और फिर सीन दूसरा शिफ्ट हो जाता है कि वही बस अपना पीटे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और मैग नाश्ता तैयार कर रही है, यानी वही क्रम दोबारा से आ जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा आपके लिए, इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।